हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? एक बार जरा कमेंट सेक्शन में फटाफट मुझे बताइएगा। डन, बहुत बढ़िया। चलो जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग आप सभी को। चलिए, सो बेटा हमारा जैव का आज लेक्चर 4 है। कई बच्चे कल कह रहे थे लेक्चर 4 है, नहीं बेटा आज है लेक्चर 4। कल जो था लेक्चर 3 था, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ट्यूसडे को लेक्चर 1 हुआ था, वेडनेसडे को लेक्चर 2 हुआ था, कल थर्सडे था लेक्चर 3 हुआ था और आज लेक्चर 4 है। ठीक है दोस्त? हाँ जी सर। बैकलॉग कब से होगी? मंडे को होगी बेटा, मंडे को बैकलॉग सीरीज होगी। ठीक है, शेड्यूल में आपको वैसे आपको पता लग जाएगा, मैं आइडिया दे देता हूं आपको अभी। बैकलॉग जो होएगा, बैकलॉग सीरीज जो होएगी वो होएगी आपकी दुंग 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 मंडे नहीं कल से होएगा। सॉरी, माफ करना। कल से होएगी, मंडे से नहीं होएगी, कल से होएगी बैकलॉग। और कल है हमारी 26 तारीख है ना, तो कल होएगी आपकी केमिस्ट्री की, फिर होएगी फिजिक्स की, फिर बायो, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। तो CPB डन। क्लियर है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है मिन्नी। हाँ जी, क्लियर, डन, समझ में आ गया। बैकलॉग सीरीज जो होगी, लिख दूं यहां पर बैकलॉग CPB। कल जो है, कल 12 PM पर होगी, आई थिंक, यस 12 बजे होगी केमिस्ट्री, है ना। कल हो गई हमारी 26, फिर कल हो गया सैटरडे, संडे को होगी नहीं 27 और 28 को। 28 को है ना बायो की, 26 को है, अच्छा 27 को संडे, 28, 29, फिर ये महीना 30 का होगा, फिर ये 1 को हो गई है और ये 2 को हो गई है ना। यही है? नहीं 31 का ये महीना और ये 1 को। डन, ये रहेगा। क्लियर? ओके बेटा, ये तो बैकलॉग सीरीज होएगी। ठीक है, वैसे आपको शेड्यूल दिख जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। आज जो दूसरे टीचर है वो भी आपको बता देंगे, मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब इसी चीज को बार बार रिपीट करने से, है ना, कोई फायदा नहीं है। चलो जी, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा यहां पर। और सर 30 को छुट्टी है क्या? रक्षाबंधन है। एक सेकेंड रुक जा मेरे भाई। हाँ 30 को छुट्टी होगी, रुक जा। 30 सॉरी 31 को है, 26 के बाद 2 को है, ये माफ करना। ये अरे यार, ये है हमारी, एक तो 26 को है, इधर देख ले, 26 को है और 2 सितंबर को है, 28 को फिजिक्स है और 31 को फिजिक्स है, 29 को और 2 सितंबर को है। बस ले मेरे भाई। हाँ ओके, ठीक है। सो ये रहेगा बैकलॉग सीरीज। माफ करिएगा, मैंने 30 को देखा नहीं था, 30 को रक्षाबंधन है, छुट्टी होगी। ठीक है जी, ओके। सर कल क्लास है ना? बिल्कुल कल क्लास है आपकी। नहीं, कल का मैं एक बार बता दूंगा। कल का मुझे आइडिया नहीं है, कल क्लास होएगी कैसे होएगी मुझे आइडिया नहीं है, एक बार पूछना पड़ेगा और बता दूंगा। मैं आपको क्लास के एंड में बता दूंगा, नहीं तो आज जो क्लासेस होंगी उसमें लास्ट में आपको पता लग जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास में पता लग जाएगा कल कैसे कैसे क्लास होएगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करें। अब हो गई? हाँ जी सर, टेस्ट का सिलेबस बता दो। वेल डन बेटा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा मैं, टेस्ट में सिलेबस ऑलरेडी बता चुका हूं टेस्ट का। ठीक है, 5 चैप्टर आएंगे आपके जो अब तक पढ़ाए जा चुके हैं। चलो जी, तो जैवाणु पढ़ रहे थे और इस जैवाणु में हम पर्टिकुलरली प्रोटीन पढ़ रहे थे। प्रोटीन के अंदर मैंने आपको ये इस तरीके से पहला बिंदु बता दिया था। प्रोटीन शब्द होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, मीनिंग बता दिया था, सबसे पहला स्थान होता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज में होते हैं। ये पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु, खोज किसने करी थी? बर्जीलियस मुल्डर ने करी थी, जिसमें बर्जीलियस ने नाम दिया था प्रोटीन।
बहुलक होते हैं किसके, अमीनो एसिड के। 300 से ज्यादा अमीनो एसिड हमारे अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। बाकी बचे हुए में से कुछ एग्जांपल मैंने बता दिया, जैसे सिट्रुलिन, ऑर्निथिन, ये उत्सर्जन में कार्य करते हैं। गाबा जो होता है ये तंत्रिकाओं में संदेशों को रोकने का कार्य करता है। ये प्रोटीन नहीं होते, लेकिन बने किससे होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन हमेशा विषम बहुलक होते हैं, समबहुलक नहीं होते, ये मैंने आपको बता दिया था। अगर सारी की सारी इकाइयां सेम होती है तो उसको हम समबहुलक बोलते हैं, अलग अलग होती है विषम बहुलक होती है। तो प्रोटीन हमेशा कैसे होते हैं, विषम बहुलक होते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। अल्फा कार्बन जो होती है, मिथाइल जो होता है, सॉरी मीथेन जो होता है वो एक तरीके से बदल जाता है, ज्विटर आयन के फॉर्म में होते हैं। एक समूह अमीन समूह, एक कार्बोक्सिलिक समूह, हाइड्रोजन होती है और परिवर्तनशील होता है। ये परिवर्तनशील बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड बनते हैं, जिसमें ये है ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे थे। कार्बन जो थी जिसपे क्षारीय और अम्लीय समूह होता है, उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये 9वां बिंदु था। 10वां बिंदु, प्रोटीन जो थे 20 प्रकार के अमीनो एसिड थे, जिसमें से 10 आवश्यक थे, 10 अनावश्यक थे। आवश्यक जो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, अनावश्यक जो हमारे शरीर में बनेंगे। कहां बनेंगे, यकृत में बनते हैं। फिर इसके बाद आवश्यक और अनावश्यक कौन से होते हैं, सिंपल सी ट्रिक से बताया था। वीआईपी हॉल में टीटी, ये आपके 10 आपके आवश्यक थे, ये 10 आपके पार्सर की टेबल चेयर, 3 आम, 3 गाजर या 3 आलू 3 गाजर, ये इस तरीके से अनावश्यक थे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट बिंदु 11वां बिंदु हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट बिंदु थे। पहला, ये जो 15 अमीनो एसिड थे ये कैसे थे, उदासीन थे। लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ये कैसे थे बेटा जी, आपके हाल जो था ये कैसे थे, आपके क्षारीय थे, और 2 आपके अम्लीय थे, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। दूसरा बिंदु, सबसे सरलतम अमीनो अम्ल कौन सा था, ग्लाइसिन था। सबसे जटिल कौन सा था, ट्रिप्टोफैन था। और सर्वप्रथम खोजा गया था कौन सा, एस्पेराजीन। और लास्ट खोजा गया था कौन सा, थ्रियोनिन। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन सा था, मिथियोनिन था, सिस्टीन था, और हाँ जी, और मिथियोनिन हर अमीनो अम्ल में मिलता है, यानी मिथियोनिन हर प्रोटीन में मिलता है, तो सब हमेशा प्रोटीन में सल्फर मिलेगा ही मिलेगा। पृथ्वी पर और प्लांट्स में सबसे पाया जाने वाला मैक्सिमम प्रोटीन कौन सा था, रुबिस्को था। एनिमल्स में पाया जाने वाला कौन सा था, कोलेजन था। रुबिस्को की फुल फॉर्म मैंने आपको यहां पर बता दी थी। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत कौन था, रिचेस्ट सोर्स। पहला कौन था, स्पाइरुलिना। दूसरा कौन था, क्लोरेला। स्पाइरुलिना नील हरित शैवाल है, क्लोरेला आपकी हरित शैवाल है। ठीक है, फिर उसके बाद द्वि अमीनो अम्ल का मतलब क्या था, डबल अमीनो एसिड का मतलब क्या था, एक ऐसा अमीनो एसिड जो 2 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये सिस्टीन कोई प्रोटीन नहीं है, ये अमीनो एसिड है जो 2 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। सिस्टीन मिलकर सिस्टाइन बना रहे थे। प्रोटीन के फिर हम लोगों ने पढ़ने थे टाइप्स। प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सरल प्रोटीन और एक होते हैं संयुक्त प्रोटीन। ये वाला बिंदु अभी रुक जाइए, ये वाला भी बिंदु वापस से लेते हैं। उससे पहले एक बार ये वाला बिंदु कंप्लीट कर लेते हैं बेटा जी। यहां पर ये वाला बिंदु था हमारा क्या, कि प्रोटीन अमीनो एसिड को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा था, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज, जो क्या बना रहा था, पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा था। एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक समूह, दूसरे अमीनो एसिड का अमीन समूह, इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ये बनाने का काम कौन करता है, ये एंजाइम करता है, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। जब ये बनाता है तो जल का अणु निकाल देता है। अगला बिंदु मैंने आपको बताया था, अगर ये अमीनो एसिड की ये जो श्रृंखला जो है, ये जो अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ जाते हैं, ये पेप्टाइड श्रृंखला, ये पेप्टाइड बंध से जुड़ते जाते हैं, तो ये वाला सिरा जो होता है इसको एन सिरा बोलते हैं। ये वाला सिरा क्या कहलाता है, सी सिरा कहलाता है। एन सिरा यानी यहाँ पर मुक्त समूह कौन सा है, अमीन समूह है। यहाँ पर मुक्त समूह कौन सा है, कार्बोक्सिलिक समूह है। ये वाला बिंदु मैंने आपको बता दिया था। अब उसके बाद उस वाले बिंदु पर आ जाते हैं जहां पर हमने रोका था, वो ये था कि दोस्त आपके जो प्रोटीन जो थे ये 2 प्रकार के थे, एक थे सरल प्रोटीन और एक है संयुक्त प्रोटीन। सरल प्रोटीन वो थे जिसमें सिर्फ अमीनो एसिड होंगे, संयुक्त वो थे, कॉम्प्लेक्स वो थे जिसमें आपके अमीनो एसिड के साथ साथ या प्रोटीन भाग के साथ साथ गैर प्रोटीन भाग भी था, उसको हमने क्या बोला था, संयुक्त प्रोटीन। सबसे पहले हमने सरल प्रोटीन के एग्जाम्पल देख लिए थे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, केराटिन, ग्लूटेन, हिस्टोन। ये हमारे सरल प्रोटीन के एग्जाम्पल थे। एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन किस में मिल रहे थे, दूध में, अंडे में, रक्त में। केराटिन किस में मिल रहा है, बाल में, नाखून में, आपके त्वचा में, सींग में मिलता है। केराटिन प्रोटीन जो होता है वो मेनली सिस्टीन प्रोटीन से बना होता है। एक बालक ने पूछा, सर आपने तो बोला था कि ये प्रोटीन जो होते हैं ये सारे के सारे एक ही अमीनो एसिड से नहीं बने होते। मैंने बोला मेनली इससे बना होता है और भी अमीनो एसिड होते हैं। ग्लूटेन किसमें होता है, गेहूं में होता है, लचीलापन देता है। हिस्टोन जो होता है वो आप जानते हैं डीएनए उसके ऊपर लिपटा होता है, जो लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड से मेनली बना होता है। इसके बाद हमें पढ़ने थे जटिल अमीनो एसिड, जिसमें जटिल अमीनो एसिड के मैंने यहां पर 5 प्रकार आपको बताए थे। लिपोप्रोटीन यानी लिपिड्स प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन यानी न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन यानी वर्णक के साथ अगर प्रोटीन को जोड़ दो, फॉस्फोप्रोटीन यानी फॉस्फेट प्लस प्रोटीन। यहां तक की बात। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, चलें आगे।
यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें क्या पढ़ना था दोस्त, हमें ये जो 12वां बिंदु जो था, जिसमें हम लोगों ने सरल प्रोटीन के एग्जाम्पल तो देख लिए थे, अब हमें संयुक्त प्रोटीन जो थे इसके बारे में एग्जाम्पल देखने हैं। तो क्लास स्टार्ट करें? हाँ जी, करें बेटा स्टार्ट? हाँ जी करें, ठीक है, ओके। सर टीचर स्लाइड नहीं आई है कल की, है? चलिए आइए, तो यहां पर हमें जटिल अमीनो एसिड के बारे में पढ़ना था, जिसमें सबसे पहला जो था हमारे पास वो कौन है? लिपोप्रोटीन। इसी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, लिपोप्रोटीन। सर ये तो समझ में आ गया कि लिपोप्रोटीन किससे बने होते हैं? लिपिड्स प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। सर लिपिड्स क्या होते हैं? आएंगे बाद में, अभी हमें एग्जाम्पल देखना था। लिपोप्रोटीन का एग्जाम्पल जो आपने याद रखना है बेटा जी, याद रखना है क्या? यॉक, यॉक, पीतक। आप सभी ने अंडा देखा है? हां सर अंडा देखा है। उस अंडे में जो सफेद वाला भाग होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है? जरा जल्दी से फटाफट मुझे आंसर देंगे। अंडे के अंदर जो सफेद वाला भाग होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? फटाफट। सर ट्रिप्टोफैन किसके निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? अभी बता रहा हूं, अभी ये भी आ रहा है। देखिए ये जो कल बच्चे बोल रहे थे सर एरोमेटिक क्या होता है ना, ट्रिप्टोफैन किसका निर्माण करने वाला, अभी बता रहा हूं। पहले एक बार यहां पर फोकस कर ले, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। एक बार ध्यान से सुन बेटा, अंडे के अंदर जो सफेद वाला भाग होता है उसमें कौन सा प्रोटीन था? ये मैंने आपको बताया था। कौन सा प्रोटीन होता है? याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा। कौन सा? एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है वो किसमें मिलता है? आपके अंडे में मिलता है। याद रखना, जो सफेद वाला भाग होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन। और जो यॉक जो होता है ना, जो पीला वाला भाग होता है, पीला वाला आपने देखा होगा अंडे के अंदर, वो जो पीला वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यॉक। वो यॉक क्या है? उस यॉक में क्या है? आपने सुना होगा वो लोग जो जिम जाते हैं ना, जिम जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, वो अंडे में से पीला वाला भाग निकाल देते हैं। सुना है आपने? किसी से सुना है कि पीला वाला भाग निकाल देते हैं, केवल सफेद वाला भाग खाते हैं? क्यों? क्योंकि सफेद वाले पोर्शन में क्या होता है? प्रोटीन। हमारी मसल्स किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स टूटती हैं, ब्रेक होती है, तो हमें क्या चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होता है। तो हम अंडे का सफेद वाला भाग खा लेते हैं जिसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। पीला वाला भाग निकाल देते। क्यों निकाल देते? क्योंकि पीले वाले भाग में प्रोटीन तो होता है लेकिन उसके साथ में क्या होता है? लिपिड होता है। और लिपिड क्या? फैट। तो अब जरा सोच, जो जिम जा रहा है वो चाहता है कि फैट चढ़े उसके अंदर, है मोटापा आए, इसीलिए वो पीला वाला भाग निकाल देते। और वो पीला वाला भाग कौन होता है? यॉक होता है, जिसमें लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। ठीक है, कृष्ण मोहन लल्ला को क्लास से बाहर निकाल दीजिएगा। डन। इतनी सी बात समझ में आ गई है? इतनी सी बात समझ में आ गई है? तो लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों होते हैं, किसके अंदर होते हैं? लिपोप्रोटीन का एग्जाम्पल याद रखना। कौन बेटा जी? एग्जाम्पल जरूरी है। कौन? यॉक जो होता है, यॉक, पीतक, पीतक, पीतक जो होता है, पीतक जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है? लिपोप्रोटीन का। ये था पहला आपका। दूसरा जो है, दूसरा जो था यहां पर वो है ग्लाइकोप्रोटीन। सेकंड जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। अब देख, ग्लाइकोप्रोटीन नाम से पता लग रहा है कि वो जो किससे बने हुए हैं? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। किससे बने हुए हैं? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट भी होएगा और प्रोटीन भी होंगे। ठीक है, मेन जो चीज आपने याद रखनी है वो क्या याद रखने? सर एग्जाम्पल याद रखने हैं। आप मुझे जल्दी से मुझे बताइए, जब आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी को जब निगलते हैं तो जरा सोच, रोटी जब तुम निगल रहे हो तो रोटी तो ठोस है, और जब तुम निगलोगे कोई ठोस चीज अंदर जाएगी तो अटक जाएगी कि नहीं अटक जाएगी? हाँ सर। तो वो अटकती क्यों नहीं है? रोटी अटकती क्यों नहीं है? सोचो जल्दी से, फटाफट सोचिए, रोटी अटकती क्यों नहीं है? जल्दी से आंसर बताइए, रोटी अटकती क्यों नहीं है? बेटा प्रोटीन जो होते हैं वो ऊर्जा प्रदान नहीं करते। ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है और फिर वो कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। प्रोटीन तब हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में यूज में ले सकते हैं जब हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड नहीं होते हैं, तब हमारे अंदर प्रोटीन टूटते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो लगभग 4 किलो कैलोरी के आसपास होती है। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए, क्योंकि लार मिक्स हो जाती है। क्या मिक्स हो जाती है? लार मिक्स हो जाती है ना। तुम रोटी को अंदर डालते हो, चबाते हो, लार के साथ मिक्स करते हो, तो वो लार अंदर क्या देती है? चिकनाहट देती है तुम्हारे भोजन को। तो उस लार में ऐसा क्या है? उस लार में ऐसा क्या है? तो उस लार में मिलता है
हमारी लार में मिलता है क्या? म्यूसिन। सर ये म्यूसिन कौन है? म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। कौन? म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। म्यूसिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, जो क्या देता है? चिकनाहट देता है, लुब्रिकेशन देता है ना, जिससे फूड को आप आसानी से निगल पाते हो। याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा। दूसरा एग्जाम्पल फर्स्ट था, दूसरा एग्जाम्पल आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है? एंटी फर्टिलाइजिन। हाँ भाई, कितने बच्चों को याद आ रहा है? एंटी फर्टिलाइजिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था आपको। हाँ सर, लार चिकनाहट देती है, बिल्कुल देती है। उस लार में चिकनाहट पर्टिकुलरली कौन देता है? तो उस लार के अंदर मिलता है एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसका नाम है म्यूसिन, जो चिकनाहट देता है। हाँ जी, एंटी फर्टिलाइजिन सभी को याद है, सभी ने पढ़ा हुआ है। एंटी फर्टिलाइजिन किसकी सतह पर मिल रहा था? जल्दी से याद कर। स्पर्म में होता है कि ओवम में होता है? याद कर, याद कर, सोच। स्पर्म में क्या था? शुक्राणु पर क्या मिल रहा था? एंटी फर्टिलाइजिन। और फर्टिलाइजिन कहां पर था? सर फर्टिलाइजिन कहां पर था? अंडाणु पर था। याद कर रहे? अट्रैक्शन हुआ था। हाँ सर। तो एंटी फर्टिलाइजिन क्या था? एंटी फर्टिलाइजिन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। और याद कर, मैंने तेरे को बताया था फर्टिलाइजिन क्या था? सोच, मैंने तेरे को स्टार बनाकर लिखवाया था। फर्टिलाइजिन क्या था? प्रोटीन था। क्या था? फर्टिलाइजिन क्या है? यहां पर भी लिख सकता है। छठा एग्जाम्पल क्या? फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन भी लिख सकता है। फर्टिलाइजिन एक सरल क्या है? आपका प्रोटीन है। जबकि एंटी फर्टिलाइजिन जो है, एंटी फर्टिलाइजिन जो है वो एक संयुक्त या जटिल प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि ये एंटी फर्टिलाइजिन सिर्फ प्रोटीन से नहीं बना हुआ, इसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स भी है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है। कौन? एंटी फर्टिलाइजिन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, यॉक लीवर से निकलता ही ना? हाँ बेटा, यॉक लीवर से निकलता है, बिल्कुल लीवर से निकलता है मेरे भाई। पीतक जिसको हमने बोलते हैं, लीवर में बनता है। डन। तो ये हमारे दो हो चुके हैं। कौन? एक लिपोप्रोटीन, एक ग्लाइकोप्रोटीन। अगला बढ़ते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन की तरफ। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्रोटीन। तीसरा जो है न्यूक्लियोप्रोटीन है। अब नाम से पता लग रहा है न्यूक्लियोप्रोटीन, मैंने आपको कल बताया था न्यूक्लियोप्रोटीन यानी जो किससे बना होगा? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से। न्यूक्लिक एसिड जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक अम्ल भाई। न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन, है ना। अब न्यूक्लिक अम्ल आपके दो प्रकार के होते हैं। सोच, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? सभी ने सुनी हुई है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, है ना। दो प्रकार के आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं। यानी डीएनए अगर प्रोटीन के साथ जुड़ जाए तो न्यूक्लियोप्रोटीन, आरएनए प्रोटीन के साथ जुड़ जाए वो भी न्यूक्लियोप्रोटीन। अब आप में से कितने बच्चों ने सेल चैप्टर पढ़ा था? और सेल चैप्टर जब आप लोगों ने पढ़ा था तो आप मुझे बताइए, क्या आपने ये कोशिकांग पढ़ा था? सोचो, क्या आपने ये कोशिकांग पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या आपने ये कोशिकांग पढ़ा था? राइबोसोम। मुझे बताइए, राइबोसोम किससे बना होता है? पढ़ा है ना? सभी ने पढ़ा है ना? जल्दी से बताइए। सर एंटी फर्टिलाइजिन जो था वो आपका ग्लाइकोप्रोटीन था और फर्टिलाइजिन जो था वो आपका प्रोटीन था, पढ़ाया था क्लास में। हाँ जी, बताइए फटाफट, राइबोसोम किससे बना होगा? सोच 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 सोच। ये राइबोसोम किससे बना हुआ था? दो चीजों से बना हुआ था, एक आरआरएनए और एक प्रोटीन से। और उस टाइम क्लास में बताया था, याद रखना, आरआरएनए में फुल फॉर्म क्या थी? राइबोसोमल आरएनए। आर का मतलब क्या था? राइबोसोमल आरएनए, यानी ऐसा आरएनए जो राइबोसोम का निर्माण करेगा, राइबोसोम में मिलेगा। ऐसा आरएनए क्या कहला रहा है? राइबोसोमल आरएनए। तो आरएनए कौन है? सर आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। ये कौन है? सर ये एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड किसके साथ जुड़ रहा है? प्रोटीन के साथ। क्या बना रहा है? राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है? उदाहरण है किसका? सर राइबोसोम उदाहरण है न्यूक्लियोप्रोटीन का। डंडना डंडन, खत्म खल्लास। ये हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन। और भी एग्जाम्पल होते, जरा खुद सोच, क्या यहां पर न्यूक्लियोसोम लिख सकता हूं? दिमाग लगा, न्यूक्लियोसोम लिख सकता हूं। पढ़ा हुआ है सेल चैप्टर। सेल चैप्टर के अंदर केंद्रक पढ़ा था। केंद्रक के अंदर याद कर, डीएनए किसके ऊपर लिपटा हुआ था? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए मिलकर क्या कहला रहा था? न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन है। तुमने वायरस नाम सुना होगा,
तुम सभी ने वायरस नाम सुना होगा, विषाणु बोलते हैं ना, वायरस है, विषाणु। वायरस क्या है? सोच, वायरस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं वायरस को? न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस किससे बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन या आरएनए प्लस प्रोटीन। तो ये 3 एग्जाम्पल तू याद रख सकता है। किसके हैं बेटा? ये न्यूक्लियो प्रोटीन के हैं। डंडन डंडन। एक बच्चा कह रहा है सर ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, वेल डन। आइए चौथा पढ़ते हैं। कौन? क्रोमोप्रोटीन। चौथा कौन सा है? क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन का मतलब क्या था? जब प्रोटीन के साथ में आप क्या जोड़ देते हो? पर्टिकुलरली कोई वर्णक जोड़ देते हो, वर्णक या धातु बोल देता हूं, है ना। वो जब आप जोड़ देते हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोमो। याद कर, क्रोमो वर्ड पढ़ाया था सेल चैप्टर में और बोला था क्रोमो वर्ड कहीं पर भी आ जाए, कलरफुल सब्सटेंस, जो कलर प्रोवाइड करेगा, रंग प्रदान करेगा। हाँ जी, अस्सी, जैद बाबू 80। सर वर्णक मीन्स जो कलर प्रोवाइड करते हैं, पिगमेंट जिनको हम बोलते हैं, है ना। अब आप मुझे बताइए क्या आपके रक्त का रंग लाल है कि नीला है? सर लाल है। किसके कारण है? एक वर्णक के कारण जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, है। अब ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये एक वर्णक है और इसके अंदर प्रोटीन मिल रहा है जो कैसा रंग दे रहा है? लाल रंग देता है। किसके कारण देता है? सर लोहे के कारण देता है, Fe+2, याद रखिएगा। मायोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, वेरी गुड, मायोग्लोबिन, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जो होता है वो नीला रंग देता है। किसके कारण देता है? कॉपर के कारण देता है। ठीक है जी। मायोग्लोबिन मसल्स में मिलता है और ये भी आयरन के कारण लाल रंग देता है। ठीक है जी। तो आप लोगों ने देखा होगा मसल्स जो होती है हमारी 2 तरह की होती है। एक होती है रेड मसल्स होती है, क्या बोलते हैं? रेड मसल्स। मसल्स लाल रंग की होती हैं। ठीक है। तो वो जो लाल रंग की जो मसल्स जो होती हैं वो किसके कारण होती है? मायोग्लोबिन वर्णक के कारण होती है। ठीक है। तो क्रोमोप्रोटीन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो क्रोमोप्रोटीन वो होते हैं जब प्रोटीन के साथ में क्या जुड़ जाता है? वर्णक जुड़ जाता है। लाइकोपेन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे दोस्त। ये था हमारा क्रोमोप्रोटीन और लास्ट इज फॉस्फोप्रोटीन। लास्ट इज फॉस्फोप्रोटीन। लास्ट जो है वो कौन सा है? 5वां, फॉस्फोप्रोटीन। नाम से पता लग रहा है कि जब आप प्रोटीन के साथ में क्या जोड़ देते हैं? फॉस्फेट समूह जोड़ देते हैं। प्रोटीन के साथ क्या जोड़ दिया? फॉस्फेट समूह जोड़ दिया। फॉस्फेट, फॉस्फेट समझ में आता है ना, फॉस्फोरस से बना हुआ। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? फॉस्फोप्रोटीन कहलाता है। सर जी एग्जाम्पल, आप सभी दूध पीते हैं? हाँ सर दूध पीते हैं। उस दूध में एक प्रोटीन आप लोगों ने सुना होगा, कैसीन। सुना है कैसीन प्रोटीन? डेफिनेटली सुना होगा। कौन सा प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन। तो कैसीन प्रोटीन एक प्रकार का क्या होता है? फॉस्फोप्रोटीन होता है, याद रखिएगा। कैसीन जो होता है वो एक प्रकार का कौन सा प्रोटीन होता है? फॉस्फोप्रोटीन होता है, जो किसमें मिलता है बेटा जी? दूध में मिलता है। डन। सो ये थे आपके 5 प्रकार, याद रखिएगा। कौन से? जटिल अमीनो एसिड नहीं है, जटिल प्रोटीन है। कौन है ये? जटिल प्रोटीन। और ये क्या थे? सरल प्रोटीन थे। ठीक है। तो सरल प्रोटीन वो थे जो सिर्फ अमीनो एसिड से बने होंगे। जटिल प्रोटीन वो थे जिनमें प्रोटीन के अलावा दूसरा भाग भी मिलेगा। वो दूसरा भाग आपका लिपिड्स हो सकते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, वो न्यूक्लिक अम्ल हो सकते हैं, वो वर्णक हो सकते हैं, वो फॉस्फेट हो सकते हैं। उनके एग्जाम्पल, लिपोप्रोटीन का एग्जाम्पल पीतक होता है, ग्लाइकोप्रोटीन के एग्जाम्पल म्यूसिन हो सकता है, एंटी फर्टिलाइजिन हो सकता है। न्यूक्लियोप्रोटीन का एग्जाम्पल राइबोसोम है, न्यूक्लियोसोम है, वायरस है। क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन है, ये याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा। और फॉस्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल कैसीन प्रोटीन है, याद रखिएगा। हाँ जी। सौरभ सोंगढ़े को फील नहीं आ रहा है, बताओ, इसको फील चाहिए। हाँ जी।
हाँ जी, और कोई जिसको फील नहीं आ रहा है? बेटा वो फैट्स होती है निकिता, फैट्स होती हैं वो मिसल्स जो होते हैं। हाँ जी, एंथोसाइनिन, बहुत ही बढ़िया। एंथोसाइनिन होता है, पुष्पों को रंग प्रदान करता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, सो ये थे बेटा जी आपके कौन से जटिल प्रोटीन के एग्जाम्पल, जटिल प्रोटीन के टाइप्स विद एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं, कितने बिंदु हो चुके टोटल? अगर हम कैलकुलेट करें तो प्रोटीन में टोटल कितने बिंदु हो चुके? टोटल प्रोटीन में हम टोटल 14 बिंदु पढ़ चुके हैं, जिसमें से ये 12वां बिंदु जो था ये अभी अधूरा था, जो मैंने आपको बोला था। कैसे अधूरा था ये मैंने आपको बता दिया था कि इनके एग्जाम्पल मुझे बताने थे जो रह गए थे कल की कक्षा में। सो आज वो एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए और इसी के साथ हमने टोटल 14 बिंदु कवर कर लिए हैं किसके? प्रोटीन के। एक लास्ट बिंदु रह रहा है, कौन सा? 15वां बिंदु जो हमें पढ़ना है। और वो जो 15वां बिंदु हमें पढ़ना है वो पढ़नी है प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की क्या पढ़नी है? स्ट्रक्चर पढ़नी है। प्रोटीन की क्या पढ़नी है? संरचना पढ़नी है। सर ये नहीं बताओगे? अभी बता रहा हूं, अभी पहले ये सुन ले, फिर उसके बाद ये भी आएगा। प्रोटीन की स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो बेटा हमने प्रोटीन को स्ट्रक्चर के आधार पर 4 भागों में बांट दिया है। देख बेटा आराम से पढ़ ले। सर ये कोई मैसेज कर रहा है डाउट नट से। कौन मैसेज कर रहा है? कौन मैसेज कर रहा है? संदीप कुमार अलग ही खेल रहा है। सर यूरिन पीला होता है, किसके कारण होता है? वेरी गुड, यूरोक्रोम के कारण होता है। वो वर्णक होता है जो यूरिन में मिलता है। पढ़ ले बेटा, इसीलिए तुम जैसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीजों का ज्ञान चाहिए। पढ़ाई नहीं करनी है तुमको, टॉपिक से रिलेटेड चीजें नहीं पढ़नी है। अंडे में कितना प्रोटीन होता है, मास गेन करने के लिए क्या खाएं बताओ, ये निकालेंगे नीट। इनको सामान्य ज्ञान की क्लास लग रही है यहाँ पर, नीट की क्लास नहीं चल रही है यहाँ पर। चलिए जी, प्रोटीन की संरचना जब हम देखते हैं तो प्रोटीन की संरचना 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक, एक होती है द्वितीय, एक होती है तृतीय और एक होती है चतुर्थ। 4 भागों में हमने प्रोटीन की संरचना को डिवाइड किया। एक है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक है टर्शरी और एक है क्वाटरनरी। तो कुल मिलाकर आपके पास 4 प्रकार की संरचनाएं होती हैं किसकी? प्रोटीन की। अब क्या मतलब है 4 प्रकार की संरचनाओं का? एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कौन सी पढ़ रहे हैं? प्राथमिक संरचना। क्या होती है प्राथमिक संरचना? सिर्फ 2 बिंदु आपने याद रखने हैं। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, प्रोटीन किससे बने होते हैं? आपने बोला बेसिकली प्रोटीन जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? हमारे अमीनो एसिड से बने होते हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे देखकर बस इतना सा बताना कि ये अमीनो एसिड, 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 इसकी ये सीधी श्रृंखला है। क्या ये? सीधी श्रृंखला है जिसमें अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने तेरे से पूछा, ये देख, ये ऊन के जैसी बड़ी अजीब सी संरचना जो तुमको दिखाई दे रही है, मेरे को सीधी सी बात बता, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर तेरे को सिंपलेस्ट दिखाई दे रही है, सिंपल, और कौन सबसे ज्यादा जटिल दिखाई दे रही है? हाँ जी, जल्दी से फटाफट बताइए, इनमें सिंपलेस्ट कौन सी है और कॉम्प्लेक्स कौन सी है? सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट कौन सी है? ये है कि ये है? आप सीधा बोलेंगे सर ये सबसे सरलतम है, देखने से ही पता लग रहा है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, और ये सबसे जटिल है। एक सीधी धागा है और एक जैसे ऊन होता है, उसको खोलने में ही टाइम लग जाता है, जटिल होता है ना, है ना?
तो ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है और ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है सर, अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन सी ज्यादा स्थायी होगी, स्टेबल होगी, और कौन सी ज्यादा अनस्टेबल होगी? सोच समझकर मुझे बताना। स्टेबल का मतलब जो बनी रहेगी, अनस्टेबल जो इमीडिएटली टूट सकती है। सोच इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है? स्टेबल, स्टेबल। स्थायी कौन सी है? स्थायी। सोचिए, जल्दी से बताइए स्टेबल कौन सी होगी? सोच, तेरे पास एक धागा है और एक ऊन का गट्ठा है, इनमें से किसको तू आसानी से तोड़ देगा? ऊन को आसानी से तोड़ देगा या उस सिंपल एक धागे को आसानी से तोड़ देगा? सर धागे को तोड़ देंगे। तो कौन सी स्टेबल हुई? स्टेबल का मतलब जो बनी रहेगी, टिकी रहेगी, आसानी से नहीं टूट पाएगी। सोच कौन सी है जो आसानी से बनी रहेगी, ये वाली कि ये वाली? सर ये वाली। ये जल्दी टूट जाएगी, और अगर जल्दी टूट जाएगी तो क्या ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? सर ये तो अनस्टेबल है। तो याद रखना, ये सरलतम संरचना होती है और अस्थायी संरचना होती है। ये जटिलतम संरचना है और ये सबसे ज्यादा स्थायी होती है। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? सिंपल, इतनी सी बात समझ में आई? नहीं आई वापस से सुनना लेक्चर के बाद में, है ना? सिंपल सी चीजों को सिंपल तरीके से सुनना है, समझना है, खत्म करना है, खल्लास, डन। चलें आगे, डन। आगे बढ़ते हैं। सो प्राथमिक संरचना में आपने दो बिंदु सीखे। क्या प्राथमिक संरचना कैसी होती है? सरलतम होती है, सबसे ज्यादा अस्थायी होती है, सीधी रेखा के रूप में होती है। पहला बिंदु कैसी होती है? सरलतम होती है, यानी सिंपलेस्ट होती है, सरलतम संरचना होती है। अस्थायी संरचना होती है, यानी अनस्टेबल संरचना होती है, और ये सीधी रेखा से बनी होती है। या ऐसे लिख देता हूं, अमीनो एसिड की, अमीनो अम्ल की सीधी रेखा होती है। डन। ये अमीनो एसिड की इस तरीके से सीधी रेखा होती है। चलिए जी, यहां तक के बिंदु बहुत सिंपल थे, आराम से समझ में आ जाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, किसी भी बालक को नहीं होता है। जो पढ़ने वाला होएगा उसको बिल्कुल भी डाउट नहीं होएगा इसमें। बाकी जो नहीं पढ़ने वाला है वो बिना फालतू की पीएचडी कर रहा है यहां पर जबरदस्ती की। चलिए जी, यहां तक के ये तीन बिंदु थे। चौथे बिंदु पर आते बेटा जी यहां पर, और चौथा बिंदु बस सिंपल सा मैं आपसे ये पूछूंगा, आप मुझे बताइए प्रोटीन की फैक्ट्री कौन होता है? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए प्रोटीन की फैक्ट्री कौन होता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कौन होता है? राइबोसोम होता है ना। सोच, अगर ये राइबोसोम है, ऐसा होता नहीं है, जस्ट इमेजिन, अगर ये राइबोसोम है तो इस राइबोसोम पर जो सर्वप्रथम प्रोटीन बनता है उसको मैं प्राथमिक बोलूंगा, द्वितीय बोलूंगा, तृतीय बोलूंगा, चतुर्थ बोलूंगा, बस सीधा सा सोचना। ये राइबोसोम है, इस राइबोसोम पर जैसे ही प्रोटीन बनेगा वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी, क्या कहलाएगा? सोच, सिंपल। जो सबसे पहले प्रोटीन बनेगा उसको मैं प्राइमरी नहीं बोलूंगा, बोलूंगा ना। और सबसे पहले प्रोटीन किस पे बनता है? राइबोसोम पे बनता है। तो राइबोसोम पर सर्वप्रथम बनने वाले प्रोटीन कौन होते हैं? प्राथमिक संरचना वाले। ये राइबोसोम पर सर्वप्रथम बनते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना है, मॉडिफिकेशन? आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना है, मॉडिफिकेशन? इंग्लिश में बोलते हैं मॉडिफिकेशन। हाँ जी, सुना है सभी ने। मॉडिफिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण। हाँ सर, सुना है, सुना है ना? हाँ सर सुना। आपने गाड़ियां देखी होंगी? हाँ सर, गाड़ियां। जैसे पहले कौन सी आती थी आपकी, बहुत फेमस गाड़ियां आती थी, एल्टो आती थी, है ना, और जेन नाम से आती थी। आजकल तो नई नई आ गई हैं। आपने देखा कोई गाड़ी मॉडिफाई होकर उसका नया वर्जन आया है?
है ना, होता है ना, कई बार पुरानी गाड़ी होती है, जैसे कैसे ही बताऊं यार, अब पुरानी कोई एक एग्जाम्पल ले लो किसी भी गाड़ी का, उसका रूपांतरण होकर एक नया मॉडल आया है ना, यामा, सुजुकी, राजदूत है, इस तरीके से, ठीक है। चलो, सो कहने वाली बात समझ में आती है ना, रूपांतरण का मतलब मॉडिफिकेशन का मतलब बदलाव। अब आप मुझे बताइएगा, राइबोसोम पर जो सर्वप्रथम प्रोटीन बनेगा, जो सबसे पहला बनेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, प्राइमरी। अब इस प्राइमरी प्रोटीन का अगर मैं क्या कराऊं, मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन जो सबसे पहली बार मॉडिफिकेशन होएगा, उससे जो प्रोटीन बनेगा, उससे जो प्रोटीन बनेगा मॉडिफाई होने के बाद, उस प्रोटीन को मैं क्या बोलूंगा, द्वितीय के तृतीय, सिंपल, उसको मैं बोलूंगा द्वितीय, सेकेंडरी। फिर सेकेंडरी का फिर मॉडिफिकेशन होएगा टर्शरी, फिर मॉडिफिकेशन होएगा क्वाटनरी। यानी प्राइमरी बना राइबोसोम पर, फिर उसका क्या हुआ, मॉडिफिकेशन क्या बना, सेकेंडरी, सेकेंडरी का फिर मॉडिफिकेशन टर्शरी, फिर मॉडिफिकेशन क्वाटनरी, बस क्वाटनरी होता है, इससे ज्यादा नहीं होते। सर ये मॉडिफिकेशन कर कौन रहा है, आप मुझे बताएंगे, सेल चैप्टर आपने पढ़ा है, बताओ राइबोसोम पर जब प्रोटीन बन जाता है तो उसका मॉडिफिकेशन कौन करता है। हाँ जी सर, आपके बैच में बच्चे मैसेज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। वेल डन माधव सिंह, वेरी गुड। ये माधव सिंह वही बच्चा है जिसका मेंटी में टॉप 10 में नाम आ रहा है, वही हो ना तुम, बहुत ही बढ़िया। गोलजी एपरेटस, चंचल वेल डन, कुणाल सैनी बहुत बढ़िया, पवन कुमार बहुत बढ़िया, किरण साहू बहुत ही बढ़िया, फैजल आलम बहुत बढ़िया, डॉक्टर नाम से बालक बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिरला एक ही कॉपी चीज के रह जा रहा है, टीचर नोट्स नहीं आए, जो चीज पूछ रहे हैं उस पर फोकस नहीं है। गोल्जी बॉडी, वेल डन। तो ये जो मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन का, ये जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, प्राइमरी से हमने क्या बनाया, सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी का मॉडिफिकेशन करके टर्शरी, टर्शरी का मॉडिफिकेशन करके क्वाटनरी। ये कौन कर रहा है मॉडिफिकेशन, सर ये मॉडिफिकेशन करने वाला जो है वो कौन है, गोल्जी बॉडी। बहुत ही बढ़िया, वेल डन मेरे बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो दोस्त, ये थी प्राथमिक संरचना जो सीधी सीधी होती है। 4 बिंदु है, एक लास्ट बिंदु, बस लास्ट बिंदु मेरे को आंसर बता दीजिए फटाफट जल्दी से। ये जो सीधी संरचना, इसमें कौन सा बॉन्ड मिल रहा है, बंध कौन सा मिल रहा है, बॉन्ड कौन सा मिल रहा है, जल्दी से यहां पर कौन सा बॉन्ड मिल रहा होगा, बंध कौन सा मिल रहा होगा, यहां पर जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट आंसर, कौन सा बॉन्ड यहां पर मिल रहा होगा। वेल डन जय गुप्ता, बहुत ही बढ़िया जुनैद, वेरी गुड हर्षिता, बहुत ही बढ़िया आकांक्षा। सिंपल सा, कौन सा, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड। क्या मिल रहा है, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड। तो वो बच्चे जिनको अंग्रेजी चाहिए होती है, अंग्रेजी में लिख दिया मेरे दोस्त, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, सिर्फ पेप्टाइड बंध मिलता है यहां पर। डन, ये था हमारा प्राथमिक संरचना वाला प्रोटीन। अब आ जाते हैं द्वितीय संरचना। द्वितीय संरचना, अब ये द्वितीय संरचना क्या है, हमने बोला कि भाई ये प्रोटीन सीधा सीधा तेरे को दिखाई दे रहा है, तूने बोला हाँ सर सीधा सीधा दिखाई दे रहा था। मैंने बोला ये प्रोटीन सीधा सीधा था और नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ऊपर, कुछ चेंज हुआ, हाँ सर। मैंने बोला ये प्रोटीन जा रहा था, घूम गया, 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 कुछ मॉडिफिकेशन होते हुए दिखाई दिए। एक सीधी रेखा से ये 2 प्रकार की संरचनाएं बन रही है, हाँ सर बन रही है। एक तो बन रही है ये वाली जिसको हम क्या बोलते हैं, कुंडलित संरचना। ये कुंडलन दिखाई नहीं दे रहा, कुंडलन 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 कुंडलन, हाँ सर। और यहां पर ये इस तरीके से, जैसे मेरे पास अगर कोई पन्ना रखा हो, सपोज ये पन्ना रखा है मेरे पास, ठीक है, और ये मेरे पास पन्ना था और ये इस तरीके से ये शीट बन गई है, शीट इस तरीके से, ठीक है, ऊपर नीचे इस तरीके से। तो कुल मिलाकर आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है, द्वितीय संरचना जो होती है, वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है अल्फा हेलिक्स और एक होती है बीटा शीट।
एक होती है अल्फा हेलिक्स और एक होती है बीटा शीट, जो आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम में भी बनाई हुई है। आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में इस तरीके से जिगजैग समझ में आता है ना, जिगजैग है, वो होती है बीटा शीट। और इस तरीके से कुंडलित होती जाएगी, तो वो कौन सी होती है, हेलिकल फॉर्म में होती है, हेलिक्स बोलते हैं। अल्फा कुंडलन और बीटा शीट या बीटा प्लेट भी बोल दिया जाता है, इसको बीटा प्लेट और इसको अल्फा कुंडलित या कुंडलन। ठीक है दोस्त, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है सर, अब बात आ रही है सर प्राथमिक संरचना जो थी उसमें केवल एक ही बॉन्ड था। कौन सा बॉन्ड था, सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड था। क्या यहां पर और भी कोई बॉन्ड है, यस, यहां पर दो बॉन्ड है। कौन कौन से याद रखने हैं, यहां पर एक तो पेप्टाइड बॉन्ड है ही है, और एक और बॉन्ड होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। भाई साहब हिंदी में लिख सकते हैं ना, इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना। हाइड्रोजन बॉन्ड को हाइड्रोजन बंध बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड को पेप्टाइड बंध बोलते हैं, बस बॉन्ड की जगह बंध लिखना है। तो याद रखना, हाँ जी, पॉलिंग ने बताया था इसको, याद रखना है आपने द्वितीय संरचना जिसमें दो बंध होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ये होती है द्वितीय संरचना। याद रखना, अल्फा हेलिक्स बीटा शीट। अब याद कर, ये संरचना, ये अल्फा हेलिक्स बीटा शीट संरचना जो थी, याद कर। ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो आपको याद आ रहा है रामाचंद्रन, हाँ सर। पॉलिंग याद आ रहा है, पॉलिंग, हाँ सर, पॉलिंग ने दी थी, हाँ सर। और रामाचंद्रन ने क्या बताया था, ये जो अल्फा स्ट्रक्चर जो होती है, बीटा शीट जो होती है, इनमें बॉन्ड्स जो होते हैं, इनके बीच में बॉन्ड, इन बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है वो बताने के लिए कोई रामाचंद्रन प्लॉट बताया था, हाँ सर। और रामाचंद्रन ने एक और चीज बताई थी, क्या बताई थी तुमको याद है, कोलेजन, याद आ रहा है ना, कोलेजन की तृतीय संरचना बताई थी, है ना, याद आ रहा है। चलिए, सो द्वितीय संरचना इतना ही याद रखना है द्वितीय संरचना में। अब द्वितीय संरचना में एक और चीज आप याद रख सकते हैं बेटा जी यहां पर, और वो याद क्या रख सकते हैं, देखिए जो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट है इसके एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। सर अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल बता दीजिए, बीटा शीट का एग्जाम्पल बता दीजिए। अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, आपने आपकी त्वचा में जो प्रोटीन है, नाखून में जो प्रोटीन है, बालों में जो प्रोटीन है, सींग में जो प्रोटीन था, वो कौन सा प्रोटीन था, याद कर, केराटिन। कौन सा प्रोटीन था, केराटिन। तो केराटिन प्रोटीन किसका एग्जाम्पल है, याद रखना, अल्फा हेलिक्स का है, याद रखना। केराटिन प्रोटीन किसका एग्जाम्पल है, अल्फा हेलिक्स का। ठीक है, सिल्क की साड़ियां पहनते हैं, लेडीज जो होती है सिल्क की साड़ियां पहनती है, हाँ सर, सिल्क होता है, सिल्क, हाँ सर। उस सिल्क के अंदर एक प्रोटीन मिलता है जिसका नाम होता है फाइब्रोइन। याद रखना, फाइब्रोइन कौन है, कोई बालक पूछे साल फाइब्रोइन कौन है, फाइब्रोइन प्रोटीन है बे, कौन है, फाइब्रोइन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, द्वितीय संरचना वाला है, कौन सा, बीटा शीट के रूप में होता है, जिसको हम सिल्क फाइबर भी बोल देते हैं। याद रखना, क्या बोल देते हैं, सिल्क फाइबर भी बोल देते हैं। ठीक है जी, डन, क्लियर। चले आगे। सर हेयर घुंघराले क्यों होते हैं, जेनेटिक मेकअप के कारण होते हैं। ठीक है, केराटिन की मात्रा भी ज्यादा होती है और जेनेटिक मेकअप जो होता है वो डिसाइड करता है हेयर की कॉइलिंग को। चलो जी, ये थी आपकी द्वितीय संरचना। एग्जाम्पल जरूर याद रखना, केराटिन, सिल्क फाइबर जिसको हम फाइब्रोइन बोलते हैं, याद रखना। और प्राथमिक संरचना, इसका एग्जाम्पल नहीं, हम ये बोलते हैं कि ये वो प्रोटीन है जो सीधा सीधा किस पे बनते हैं, राइबोसोम पे बनते हैं, जिनका मॉडिफिकेशन होकर क्या बनते हैं, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी का मॉडिफिकेशन होकर क्या बनेंगे, टर्शरी, सीधी सी बात है। तो तीसरा जो है एबीसी वो है तृतीय संरचना। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, जरा देखना, ये क्या था सर, अल्फा हेलिक्स था ना, अल्फा हेलिक्स था। कौन सा था ये सर, द्वितीय संरचना थी। ठीक है, अब मैंने तेज के कहा कि ये तूने देख ली, अब देख ये वाली संरचना देख। अरे सर ये तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक अल्फा हेलिक्स लिपटती जा रही है, लिपटती जा रही है।
लिपट गई लिपट गई लिपट गई लिपट गई। यही तो देखा तूने, वापस से देख यार। ले दोस्त, ये अल्फा हेलिक्स सीधी सीधी जा रही थी और घूम गई 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 घूम गई। ये ले मेरे भाई, जरा सोच, क्या वो अल्फा हेलिक्स में कुंडलन और बढ़ गया? सोच, क्या वो अल्फा हेलिक्स में कुंडलन बढ़ गया? एक दूसरे के ऊपर, उस एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई है? लिपटती जा रही लिपटती जा रही लिपटती जा रही है और एक गोलाकार संरचना बन रही है। हां सर, कैसी संरचना बन रही है? सर गोलाकार संरचना बन रही है, जैसे ऊन होता है, ऊन का गट्ठा सा होता है गोल गोल, बिल्कुल वैसी संरचना बन गई है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड तृतीय संरचना। अब आप बोलेंगे सर यहां पर तो दो बॉन्ड थे, कौन से बॉन्ड थे? सर एक था पेप्टाइड, एक था पेप्टाइड और एक था हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने कहा यस। अब ये जब एक दूसरे के ऊपर लिपटती जाएंगे लिपटती जाएंगी लिपटती जाएंगी तो वो लिपटने के लिए और भी तो बॉन्ड चाहिए होंगे, और भी तो बंध चाहिए होंगे। यानी ये जो तृतीय संरचना बनेगी, जो गोलाकार है, इसके अंदर कौन से बॉन्ड होंगे? मैंने कहा देख, दो तो यही होंगे। कौन से? पेप्टाइड बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, उसके अलावा तीन बॉन्ड और होंगे। कौन कौन सा? एक होएगा हमारा डाइसल्फाइड, एक होएगा हाइड्रोफोबिक, अभी हिंदी में भी लिख दूंगा मेरे दोस्त, टेंशन मत ले, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, और एक होता है आयनिक बॉन्ड। ये सारे बंध आपने केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड को हिंदी में पेप्टाइड बॉन्ड ही बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को हाइड्रोजन ही बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। डाइसल्फाइड को डाइसल्फाइड बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक को हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं? जल विरोधी बंध। और आयनिक को आयनिक। बाकी केमिस्ट्री में आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, है ना। सो ये कुल मिलाकर ये 5 बॉन्ड मिलते हैं किसमें? तृतीय संरचना में। ये 5 बॉन्ड मिलते हैं, जिसमें से 2 तो ऑलरेडी थे हमारे पास द्वितीय संरचना के, 3 और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तब जाकर एक गोलाकार संरचना पैदा होती है, जिसको हम तृतीय संरचना बोलते हैं। डन। हाँ, जल भीरू बोलते हैं, यस, जल भीरू बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया, डन। ये थी तृतीय संरचना। अब लास्ट है हमारी कौन सी? चतुर्थ संरचना। चतुर्थ संरचना देखने से पहले तृतीय संरचना का एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बता रहा, आप मुझे बताइए। तृतीय अभी अभी बीच बीच में आया है, मैंने बोला है, सोचिए। वेल डन सिद्धार्था रत्ना, बहुत ही बढ़िया। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, याद रखना। कोलेजन, ये कौन है बेटा जी? आपके तृतीय संरचना है। और एक और बात याद रखना, इस पृथ्वी पर ज्यादातर जो प्रोटीन मिल रहे हैं वो कौन से हैं? आपके तृतीय हैं। मैक्सिमम प्रोटीन जो मिलते हैं वो कौन से होते हैं? तृतीय होते हैं। आ जाइए डी, चतुर्थ प्रोटीन, चतुर्थ संरचना। सीधे से 2 बिंदु, सबसे ज्यादा स्थायी, क्या? सबसे जटिल संरचना और सबसे ज्यादा स्थायी संरचना। अब कैसे बनती है दोस्त? तुमने यहां पर अभी तृतीय संरचना देखी थी, इस तरीके से ऊन के गट्ठे की तरह एक तृतीय संरचना थी। हाँ सर, एक और तृतीय संरचना, एक और तृतीय संरचना। यानी जब हम कई तृतीय संरचनाओं को जोड़ देते हैं, क्या बोला हमने? जब हम कई तृतीय संरचनाओं को जोड़ देते हैं, कई तृतीय संरचनाओं को
जोड़ देते हैं तो क्या बनती है? इस तरीके से एक चतुर्थ संरचना बनती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर यहां पर 5 बंध थे, यहां पर 2 बंध थे, तो सर यहां पर कितने होंगे? लगभग 12-14 बंध बन जाते हैं, 12 to 14 बॉन्ड्स बन जाते हैं, जिसमें और कई सारे बॉन्ड्स इंक्लूड हो जाते हैं। क्या वो याद रखने? नहीं, वो याद नहीं रखने। तो क्या याद रखना है? आप में से कितने बच्चों ने इंसुलिन नाम सुना है, या आप में से कितने बच्चों ने हीमोग्लोबिन नाम सुना है? सर हमने सुना है। सुना हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें 2 अल्फा संरचनाएं होती हैं और 2 बीटा संरचनाएं होती हैं। अब कौन दिमाग लगाकर सोचेगा 2 अल्फा संरचना 2 बीटा संरचना होती है? आप में से कितने बच्चों ने इंसुलिन नाम सुना है? 2 ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड संरचना होती है। ए पॉलीपेप्टाइड, 2 नहीं सॉरी, एक ए पॉलीपेप्टाइड होती है, एक बी पॉलीपेप्टाइड होती है और एक सी पेप्टाइड भी होती है जो निष्क्रिय इंसुलिन में पाई जाती है। सुना? तो याद रखना, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। और जिनको पॉलीपेप्टाइड समझ में नहीं आया दोस्त, पॉलीपेप्टाइड मींस पॉली मतलब बहुत सारा और पेप्टाइड मींस बॉन्ड, तो बहुत सारे पेप्टाइड बंद मिलते हैं, उसको हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बोलते हैं। तो 2 अल्फा 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मिलते हैं हीमोग्लोबिन में, और हीमोग्लोबिन कैसी संरचना है? चतुर्थ संरचना है। सिमिलरली इंसुलिन जो होता है उसमें आपके 2 पॉलीपेप्टाइड मिलते हैं, एक ए पॉलीपेप्टाइड और एक बी पॉलीपेप्टाइड मिलते हैं, ये भी एक चतुर्थ संरचना है। हाँ जी, हाँ याद कर। इंसुलिन में कितने बच्चों को याद आ रहा है? इंसुलिन पढ़ा होगा कहीं, ये ड्रॉपर को याद होगा। ए और बी पॉलीपेप्टाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ सर, डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलता है। याद आ रहा है ना? हाँ, डन। सो ये चीज याद रखना, भूलना जाइएगा। सिंपल से 2 एग्जांपल, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन किसकी एग्जांपल है? चतुर्थ संरचना। सबसे जटिल संरचना होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, और कई तृतीय संरचना आपस में जब जुड़ जाती है तो कई सारे बॉन्ड बनते हैं, जिससे क्या बनती है? चतुर्थ संरचना बनती है। ये कंप्लीट हुआ हमारा प्रोटीन। एक लास्ट टॉपिक रह गया था, और वो क्या टॉपिक रह गया था? आप में से कई बच्चों ने बोला था सर ये एरोमेटिक क्या होता है? हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सी चीज थी। कल मैंने आपको ट्रिप्टोफेन बताया था। हाँ सर, ट्रिप्टोफेन। क्या मैंने ट्रिप्टोफेन जो था उसको बताते हुए बोला था कि ट्रिप्टोफेन के अंदर 2 बेंजीन रिंग पाई जाती हैं? हाँ जी, क्या बताया था? 2 बेंजीन रिंग पाई जाती है। याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? ट्रिप्टोफेन 2 बेंजीन रिंग पाई जा रही हैं, बताया था। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है? सोच, एरोमेटिक अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है? जिसमें जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक यौगिक क्या होता है? जिसमें क्या मिलती है? रिंग मिलती है। क्या मिलती है? एरोमेटिक अमीनो एसिड का मतलब जिसमें क्या मिलेगी? रिंग मिलेगी। सीधी सी बात है, रिंग मिलेगी, चाहे वो बेंजीन की रिंग मिल जाए। किसकी रिंग मिल जाए? बेंजीन की रिंग मिल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। और एरोमेटिक अमीनो एसिड का मतलब जिसमें रिंग मिलेगी। अब मेजर चीज क्या है? आपने एग्जाम्पल याद करने थे। तुझे पाना, तुझे हासिल करना। तुझे पाना, तुझे हासिल करना मेरा हक है। किसे? उस डिग्री को जिसके लिए तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। क्या? वो डिग्री, वो एमबीबीएस की डिग्री। तुझे पाना, तुझे हासिल करना मेरा हक है। ट्रिप्टोफेन, फिनाइलएलानीन, और ये मैं यहां पर डायग्राम भी लेकर आया हूं यहां पर, ठीक है, चारों के। ट्रिप्टोफेन, फिनाइलएलानीन, टायरोसिन और हिस्टिडीन। बेसिकली हिस्टिडीन शायद हमारी एनसीईआरटी में ना लिखा हो, 3 लिखे हो, लेकिन ये चारों होते हैं। हिस्टिडीन भी होता है रिंग फॉर्म में, ट्रिप्टोफेन में भी रिंग है,
टायरोसिन में भी रिंग है, फिनाइल एलानीन में भी रिंग है। तो तुझे पाना, तुझे हासिल करना, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तेरी प्रॉब्लम तेरी है तेरी प्रॉब्लम तेरी है। जैसे भी याद करना है याद कर, तेरी प्रॉब्लम तेरी है, तुझे पाना, तुझे हासिल करना मेरी जिद है। जो भी करना है करो बेटा, बस याद रख लेना ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है। डन। एक क्वेश्चन मैंने कल आपको दिया था कि ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड जो होता है, ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से क्या बनाया जाता है, ये शायद मैं आपको बताना भूल गया था। थैंक यू याद दिलाने के लिए। ट्रिप्टोफैन से हम क्या बनाते हैं, एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। क्या बनाते हैं? मेलाटोनिन। और एक और बनाते हैं सेरोटोनिन। आपको गाबा याद आ रहा है? गाबा 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 कल बताया था। गाबा क्या कर रहा था? एक तरीके से न्यूरो इनहिबिटर था, तंत्रिकाओं से संदेश के वहन को रोकता है। हाँ, सेरोटोनिन भी वही कार्य करता है। क्या? न्यूरो इनहिबिटर होता है ये भी, गाबा भी, सेरोटोनिन भी। मेलाटोनिन जो होता है ये क्या करता है, याद रखना, ये हमारी जो मेलेनोसाइट्स होती है, कौन? हमारी स्किन की जो सेल्स होती है जिनको हम मेलेनोसाइट्स बोलते हैं, उसके अंदर एक वर्णक होता है, कौन सा? मेलानिन। उस मेलानिन वर्णक को क्या कर देता है? एक जगह एकत्रित कर देता है, जिससे क्या होता है, कोशिका जो होती है सफेद हो जाती है या सफेद प्रतीत होती है। सर समझ में नहीं आया? अभी सिर्फ इतना याद रखना, आपके अंदर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्रंथि। उस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। और ये मेलाटोनिन जो होता है ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को, यानी दैनिक दिनचर्या को नियंत्रित करता है। यानी रात को सोना, सुबह उठना कौन नियंत्रित करता है? मेलाटोनिन रेगुलेट करता है। साथ साथ मेलाटोनिन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? कलर चेंज के लिए। जैसे आपने गिरगिट में देखा होगा कलर चेंज होता है। हाँ सर, कलर चेंज होता है। तो वो कलर चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मेलाटोनिन होता है। दैनिक दिनचर्या को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? मेलाटोनिन करता है। ये भी याद रखना, कोई व्यक्ति काला है या गोरा है, इसका नियंत्रण भी कौन करता है? मेलाटोनिन करता है। अगर ये मेलाटोनिन मेलानिन को एकत्रित कर देता है तो ऐसा व्यक्ति गोरा प्रतीत होता है। और अगर ये मेलाटोनिन मेलानिन को बिखेर देता है तो वह व्यक्ति कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अब ये टॉपिक छेड़कर मेरे को लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, क्योंकि यहां पर कई सारे ऐसे बंधु होंगे, ऐसे बालक बालिका होंगे जिनका इससे ध्यान हटकर यह होएगा, सर काले कैसे हो जाते हैं, गोरे कैसे हो जाते हैं, गोरे से काला कैसा करेंगे, काले से गोरा कैसा करेंगे। जब आएगा टॉपिक तब वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे कि काले से गोरा कैसे हो जाते हैं, है ना। बाल सफेद कैसे होते हैं, बाल सफेद काले कैसे हो जाते, काला कैसे करे, सफेद कैसा करे। बेटा बालों के अंदर अगर मेलानिन खत्म हो जाएगा तो बाल सफेद हो जाएंगे, सिंपल। सो ये थे आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड, जिसमें से ट्रिप्टोफैन से संबंधित ये चीज याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा। डंडना डंडन, ये हमारा समाप्त हुआ है क्या? पूरा का पूरा प्रोटीन। इसी के साथ आपको हैंड रिटन ये चीजें चाहिए थी, मतलब हैंड रिटन इन द सेंस आपकी एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हुई हैं यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर एक मिस्टेक थी जो मैंने आपको बताया था, इसको सही करना है आपने, 20 करना है। बाकी ये सारी की सारी चीजें जो पढ़ाई गई है सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है, सब कुछ। उदासीन कौन से हैं, क्षारीय कौन से हैं, अम्लीय कौन से हैं, कौन से अनिवार्य हैं, कौन से अनिवार्य नहीं है, समबहुलक नहीं होते, विषम बहुलक होते, सब हाईलाइटेड यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये भी मत करना, ये भी आएगा, ये भी नहीं करना है, ये आएगा। ठीक है, जिसमें से ये GLUT4 यहां से कई बार क्वेश्चन आया है, ये भी नहीं करना है। रीजन है इसका, अभी बाद में बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, ये अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है, क्योंकि इसमें ग्राही, प्रतिजीवी, इंसुलिन, ट्रिप्सिन, ये कोलेजन, ये तो चलो ठीक है, फिर भी और बाकी जो चीजें हैं ये आएंगी, इस समय के साथ साथ आएंगी, तब ये कवर होता जाएगा, इसी चैप्टर में ही कवर होएगा। ठीक है, बाकी प्रोटीन की संरचना मैंने आपको बता दी थी, 4 प्रकार की संरचना है इस तरीके से। ये 4 प्रकार की संरचना थी, और ये 4 प्रकार की संरचना, चतुष्कीय, हीमोग्लोबिन, ये सारी चीजें दे रखी। ये सिंपल से एक डायग्राम लेकर आया था। अगर सीधी श्रृंखला होगी प्राइमरी, इस तरीके से हेलिकल मिल रही है सेकेंडरी, इस तरीके से ये हेलिकल कुंडलन खा गई टर्शरी, और कई सारे कुंडलन खाकर ये गोल गोल संरचनाएं जो बन जाएगी क्वाटरनरी। ये थे टोटल बिंदु, और ये सारे के सारे आपने लिखने हैं दोस्त। डन। इसके बाद अगला टॉपिक जो स्टार्ट होता है, अगला जैविक अणु जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ जी,
सर क्या मेलानिन खाने से बढ़ेगा? बेटा सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, ठीक है। जैसा भगवान ने रंग दिया है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। जैसा बनाया है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। ना ही गोरा अपने साथ करोड़ों रुपए लेकर जाएगा और ना ही काला अपने साथ करोड़ों रुपए लेकर जाएगा। जो चीज लेकर जानी है वो है सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजें, कि आप खुश रहें, आबाद रहें, आपकी दोस्ती यारी बनी रहे, बस। जिंदगी में जो चीज चाहिए ये चीज मिल जाए, बस खत्म, ठीक है। आपकी दोस्ती बहुत स्ट्रांग हो, आपके यार बहुत अच्छे हो, गलत ना हो, गलत उसमें कम्युनिटी में ना बैठे आप, है ना। पहली चीज तो ये। दूसरा, अपने जीवन में सक्सेसफुल हो। ये रंग वंग सब गोरे काले सब कुछ हो जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा, कौन था वो जैक्सन कौन था जो गाना गाता था, है? स्टार्टिंग में ब्लैक था, क्या हो गया? व्हाइट हो गया। क्यों? क्योंकि पैसा आ गया। तो अभी एम किस पे करना है तेने? क्या? पैसा कमाने पर नहीं, पढ़ाई करने पर। पढ़ाई करेगा तो ऑटोमेटिकली पैसा आ जाएगा, ठीक है। क्या है ना कि हम लोग बच्चे ना, बचपन से हमको सिखाया जाता है पैसा 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 पैसा। अरे पढ़ाई करेगा तभी तो पैसा आएगा, पहले पढ़ तो सही। सो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने 12th क्लास में या ड्रॉपर में बैठे बैठे ये सोचा होगा, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मैं इतने पैसे कमाऊंगा, मैं इससे शादी करूंगा और मैं इतने बच्चे पैदा करूंगा, मैं अपना ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ऐसे कितने बच्चे जो अभी से ख्वाब देखते हैं? कोई है आप में से जो ये ख्वाब देख रहे हैं? हाँ, माइकल जैक्सन, जंक्शन नहीं है रे। हाँ भाई, कोई है ऐसा? देखते हैं, दिन में ख्वाब देखते होंगे आप में से कई, देखते होंगे, बिल्कुल अरे यार हमने भी देखे हैं यार, उसमें कौन सा, इट्स ह्यूमन नेचर यार। ख्वाब देखने में, बैठे बैठे दिन में ख्वाब देखने में कौन सा पैसे लग रहे हैं कि इतना हो जाएगा? अरे भाई, मैं तो 12वीं कक्षा में डिसाइड कर चुका था कि मैं इतने बच्चे पैदा करूंगा, मैं इसके साथ शादी करूंगा। वो बात अलग है कि नहीं हो पाई, वो बात अलग है कि मैं जो सोचा था वो नहीं हो पाया। जरूरी थोड़ा है कि जो सोचते हैं वही होता है, ऐसे थोड़ा ना होता है, जरूरी थोड़ा है। सर क्या मेलानिन फेस वॉश में पाया जाता है? बेटा तू दूर रहे इन चीजों से, कुछ नहीं होएगा। जैसा भगवान ने रंग दिया उसको एक्सेप्ट कर, मत हो गोरा, मत हो गोरा। जैसा है ना बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी घिसने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम सोचो कि मैं ये घिस लूंगा और मैं गोरा हो जाऊंगा, 1% फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये है, डेड स्किन हट जाती है बस, और कुछ नहीं होता है दोस्त, ठीक है। तो ये काले को गोरा, गोरे को काला करने की कोई वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नौटंकियां हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एक केमिकल होता है जिसकी वजह से गोरापन आता है, जो मैंने लेकर देखा था और यस फर्क पड़ा था, जिसका नाम होता है ग्लूटाथियोन। और वो ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस भी लगते हैं, उसकी कैप्सूल्स भी आते हैं। लेकिन अगर वो कैप्सूल्स ले लोगे तो आप गोरे हो जाओगे, और जब नहीं लोगे तो वापस से वही रंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लूटाथियोन क्या करता है, आपके मेलाटोनिन को स्टिमुलेट करता है, मेलानिन को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो देखते होंगे कि पहले काजोल, है ना, काजोल की एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी। कौन सी मूवी देखी होगी? वो हम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसमें कैसी थी वो? ब्लैक थी ना, थोड़ी सी, ब्लैक नहीं बोलूंगा, थोड़ी सांवली थी ना। हाँ, लेकिन अब देखिए बिल्कुल गोरी है। क्यों? ग्लूटाथियोन्स। ये जितने भी आपके एक्टर्स हैं, ये ग्लूटाथियोन्स के इंजेक्शंस या ग्लूटाथियोन्स की थेरेपी कराते हैं, जिससे गोरापन आता है। चलिए जी, सब मोह माया बेटा, बहुत महंगा आता है, बहुत पैसे वालों के चीजें होती हैं ये, ठीक है। और जीवन में हर चीज ट्राई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला बिंदु कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखिए यहां पर कई सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ये कई सारी चीजें यहां पर कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखी हुई है, लेकिन हम अपने तरीके से पॉइंट टू पॉइंट पहले चीजें लिखेंगे। आइए, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहला बिंदु, बहुत सीधा सीधा बिंदु, ये ऊर्जा के, या मैं बोलूंगा ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत है।
सर इस बिंदु का मीनिंग भी तो समझाना पड़ेगा, बिल्कुल समझाना पड़ेगा। बेटा आप रोटी खाते हो? यस खाते हो ना। हाँ सर। रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, मंड होता है जिसको हम स्टार्च बोलते हैं, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से सुन ले बेटा, बस हो गया मजाक माहौल, बस हो गया है। अब इधर ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुन बेटा। हो गया, हो गई मस्ती हो गई, अब इधर फोकस करना पढ़ाई पर। हमने बोला ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। क्यों सर ऊर्जा के मुख्य स्रोत ये क्यों है? मैंने कहा तुमने रोटी खाई है? तुमने बोला यस सर हमने रोटी खाई है। रोटी के अंदर क्या होता है सर? रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे ग्लूकोज नाम सुना है ना? हाँ सर, ठीक है जी, ओके सर। मैंने कहा आपने पालक खाई है? पालक की सब्जी? हाँ सर पालक के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। आपने बर्गर खाया होगा? बर्गर है तला हुआ बर्गर, आजकल तो बहुत जाते ही बाहर मिल जाता है, 5-5 10-10 रुपए में बर्गर ले लो, पेट भर जाता है। सो बेटा बर्गर खाया होगा, तला हुआ बर्गर है। वो जो बर्गर जो होता है उसमें क्या होती है? फैट होती है, वसा होती है, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा ये तीनों चीजें आपके अंदर चली गई? हाँ सर चली गई। मैंने रोटी भी खाई, पालक के साथ खाई, और शाम को भूख लगी तो बर्गर भी खा लिया, है ना। ब्रिजेश कह रहे हैं सर बर्गर क्या होता है? छोड़ बेटा, चाउमीन खाई है तूने? अब ये मत कहना सर चाउमीन क्या होती है। अरे पाव भाजी खाई है? अरे गोलगप्पे खाए? गोलगप्पे खाए होंगे ना। सो ये सारी चीजें आप खा ली। जंक फूड बाहर का, रेडी पर मिलने वाला, रास्ते में जो मिलते हैं बाहर का खाना, उसमें क्या होती है? वसा होती है, तला हुआ खाना यार, सिंपल है। तो ये चीजें मिल गई है, ठीक है। अब आपके अंदर ये तीनों चीज गई? हाँ सर। हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट भी गया, प्रोटीन भी गया, वसा भी गया। अब क्या होएगा इनका? देखिए जो प्रोटीन जो होते हैं इनका कार्य क्या होता है, मैं सीधा सीधा बिंदु पर आता हूं। प्रोटीन जो होते हैं हमारी बॉडी में क्या बनाते हैं? सोच, क्या ये प्रोटीन हमारे अंदर बॉडी में ऊर्जा देंगे या स्ट्रक्चर बनाएंगे? सोच जल्दी से फटाफट। अभी मैंने तेरे को बताया था हमारी मसल्स प्रोटीन से बनी होती है। हम प्रोटीन क्यों खाते? ताकि हमारी मसल्स बन जाए। यानी हम प्रोटीन किस लिए खाते? ताकि प्रोटीन हमारी क्या बनाए? संरचना बनाए। यानी ये हमारी स्ट्रक्चर बनाता है, ये हमारी संरचना बनाता है। डन। ये जो वसा जो होती है इसको हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी इसको स्टोर करती है, क्यों स्टोर करती है? अभी बता रहा हूं, रुक जा। हमारी बॉडी में स्टोर होगी, देखा होगा ना, पेट निकल जाता है, पापा का तौंद निकल जाती है, बोलते हैं ना मोटापा आ गया है ना। तो वो कौन है? वसा, ठीक है जी। वसा हमारे गालों पर होती है। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले पिचके हुए से थे, अब एकदम से गाल फूल गए हैं। तो क्या जमती जा रही है अंदर? वसा जमती जा रही है, स्टोर होती जा रही है। अब ये मत बोलना कैसे मास गेन करें, कैसे बढ़ाएं। सो वसा स्टोर होती है, प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली हमारी सेल्स में जाकर टूटता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अब आप मुझे बताइएगा आपके शरीर में सबसे पहले एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए आपने किसको यूज में लिया? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, कि वसा को? सर सबसे पहले सर्वप्रथम हमने जो यूज में लिया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वो कौन यूज में लिया था? सर हमने यूज में लिया था कार्बोहाइड्रेट। तो इससे हमें क्या पता लगा कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सर कार्बोहाइड्रेट है। डन। अब आप मुझे बताइए, ये तो चीज चलो ठीक है कि एनर्जी सबसे पहले हमें अगर चाहिए तो हमें किसको तोड़ना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना पड़ेगा, है ना। अब आप मुझे बताइए कार्बोहाइड्रेट्स टूट रहे हैं, ये देख C6H12O6 कौन है? ये ग्लूकोज है। आपके शरीर के अंदर आपकी कोशिकाओं में टूट रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 जल के अणु निकल रहे हैं, और क्या निकल रही है? ATP निकल रही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपने ग्लूकोज को तोड़ा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में, और आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, जल निकाल दिया, और क्या बना? ATP। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से मुझे बताइएगा इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस जो होती है इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फटाफट 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 फटाफट। वेल डन काजी साहिल, बहुत सिंपल सा, इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। वेरी गुड। सन्नत कुमार, परवेज आलम कह रहे हैं सर ये प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। मेरी मां। और कोई है यहां पर फोटोसिंथेसिस? दुर्गेश गुजर, सूरज जायसवाल, वेरी गुड। अब्दुल रहमान, वेल डन। ग्लाइकोजेनेसिस, आय हाय कसम से
कत्ल करोगे आप हमारा, चीर दोगे कसम से हमें, है कजरा रे। मतलब क्या आंसर दे रहे हो यार, गजब। फोटोसिंथेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, रायशा जामरे। भाई साहब ये आपके अंदर हो रही है, मैंने बोला ये तुम्हारे अंदर हो रही है ये प्रक्रिया। तुम्हारे अंदर ग्लूकोज टूट रहा है और एटीपी बन रही है। सोच तुम्हारे अंदर हो रही है, तुम्हारे अंदर सोच फोटोसिंथेसिस होता है तुम्हारे अंदर, है तुम्हारे अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन, रेस्पिरेशन। क्या है ना बेटा, तुम लोगों ने रट्टा मारा है हमेशा से, बहुत तगड़ा रट्टा मारा है, और रट्टा मार मार कर तुमने ऐसी तैसी कर ली अपने दिमाग की। श्वसन बोला जाता है इस प्रक्रिया को। और इसी प्रक्रिया को उल्टा कर दूं, देख 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु, ग्लूकोज बनाया, 6 ऑक्सीजन बना दी, 6 जल के अणु बना दिए, प्रकाश और एंजाइम की उपस्थिति में। इस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। दिखने में तो थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है सर, यहां पर भी C6H12O6, यहां पर भी, यहां 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 जलगणु है सर, हाँ है ना। लेकिन बांगड़ू जरा देख, यहां पर तो ग्लूकोज को तोड़ रहा है, यहां पर तो ग्लूकोज को बना रहा है। तो संश्लेषण वर्ड किस में आएगा, जहां पर बनाएगा कि तोड़ेगा? सर बनाएगा। दिस इज संश्लेषण, दिस इज अपघटन। यहां पर तोड़ रहा है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। मैंने तेरे से पूछा तेरे अंदर ऊर्जा कैसे होती है? इस प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, ना 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 ना। इस प्रोसेस में कई बच्चे, और एक और चीज जिनको नहीं पता था, आज की आज में ये रिएक्शंस आपने याद रखनी है। आज का कर्तव्य है आपका, जिनको ये नहीं पता थी, ये रिएक्शन आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, रटेंगे, चाहे कुछ भी करना है करेंगे, लेकिन याद करेंगे। इस प्रोसेस में क्या तेरे को एटीपी बनते हुए दिखाई दे रही है? नहीं। लेकिन क्या इस प्रोसेस में तेरे को एटीपी बनते हुए दिखाई दे रही है? ये सर, यहां पर हमें एटीपी बनते हुए दिखाई दे रही है, एनर्जी, ऊर्जा बनते हुए दिखाई दे रही है। अब आप मुझे बताइए, मैंने क्या पूछना था आपसे? मैं आपसे पूछ रहा था एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी मीन्स एटीपी। हमें एटीपी प्रोड्यूस करनी है, और एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले कौन काम आएगा हमारे अंदर? कार्बोहाइड्रेट। ये देखिए कौन है? ग्लूकोज। मेरे अंदर ग्लूकोज जो था, इस ग्लूकोज को हमने तोड़ा, एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इधर देख, देख कार्बोहाइड्रेट से हमने एटीपी बना दी। सुयश 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 क्या बनाई बेटा? सुयश। सुयश ने रोटी खाई, रोटी खाने से सुयश को क्या मिल गई? एटीपी मिल गई। मिल गई? मिल गई? हाँ सर मिल गई। क्या मिल गई? एटीपी मिल गई। अब मान लो सुयश पढ़ नहीं रहा। सुयश अगर नहीं पढ़ेगा, सुयश अगर नहीं पढ़ाई करेगा तो मम्मी पापा पिटाई करेंगे, उसको कमरे में बंद कर देंगे, उसको रोटी नहीं देंगे। अब बताओ, अगर उसको रोटी नहीं मिलेगी, यानी उसके अंदर क्या नहीं जाएगा? सोचो, सुयश के अंदर क्या नहीं जाएगा? सोचिए सोचिए, अगर सुयश को रोटी नहीं मिलेगी, उसके अंदर क्या नहीं जाएगा? रोटी से क्या जा रहा था? सर हमारे यहां चावल खाते हैं। मेरे भाई ले, चावल में भी क्या होता है? यही होता है, मंड होता है, स्टार्च होती है। ठीक है, तो चावल रोटी दोनों बंद कर दी सुयश की। अब मुझे बता, सुयश के अंदर क्या नहीं जा रहा? सर सुयश के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहे, लेकिन सुयश को तो एनर्जी चाहिए। क्यों? अरे भैया, मैं यहां पर लिख रहा हूं, हिल रहा हूं, डुल रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं, इनफैक्ट गर्दन भी हिला रहा हूं, आंखें भी झपका रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मेरा दिल धक धक करने लगा। ये सब कुछ करने के लिए क्या चाहिए? सर एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। सोते हुए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। दोस्त जरा सोच, सुयश को एनर्जी कहां से मिलेगी?
कार्बोहाइड्रेट तो जा नहीं रहे उसके अंदर, तो जरा सोच, उसकी बॉडी में कुछ स्टोर था, उसकी बॉडी में कुछ स्टोर था। सोच, उसकी बॉडी में, सुयश की बॉडी में कुछ स्टोर है? सोचो जल्दी से, सुयश की बॉडी में कोई चीज स्टोर है? क्या स्टोर है सुयश की बॉडी में? दिमाग लगा, वो ग्लाइकोजन सब यूज में आ गया। सोच, सुयश की बॉडी में कुछ स्टोर है? हाँ सर, वसा स्टोर है। यानी आपने सबसे पहले श्वसन में किसको तोड़ा? सर, सबसे पहले श्वसन में हमने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे तो हमारे शरीर में श्वसन प्रक्रिया में किसको तोड़ा जाएगा? सर, फैट को तोड़ा जाएगा। क्या प्रोड्यूस की जाएगी? एटीपी प्रोड्यूस की जाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। मैंने कहा ठीक है जी, डन। तब आप मुझे बताइए, फैट को हम स्टोर क्यों कर रहे थे? इसी तो लिखा था, स्टोर करते। क्यों करते फैट को स्टोर? क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, जब खाना, अरे सोच, बेचारा कोई गरीब है, उस गरीब के अंदर अगर खाना नहीं मिला उसको, तो अगले दिन या उसके अगले दुगले तिगले यानी 3-4 दिन के लिए अगर उसको खाना नहीं मिल रहा, तो उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं वसा होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, उस वसा को यूज में लिया। चलो सर, मान लो सारी वसा यूज में ले ली। सुयश कुमार ने बहुत ही, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता यार सुयश कुमार, बिल्कुल नहीं करता है। पहले तो मम्मी पापा ने बहुत डांटा, उसको खाना नहीं दिया, ठीक है, उसको बंद कर दिया कमरे में, खाना नहीं मिलेगा तेरे को, पढ़ाई कर, ठीक है। वो फिर भी पढ़ाई नहीं कर रहा, उसकी बॉडी में सारी फैट भी यूज हो गई, सारी की सारी जो वसा थी वो भी यूज हो गई, फिर भी नहीं पढ़ रहा, जिद पे अड़ा पड़ा है, नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, हम आपकी कंप्लेन करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हम आपकी कंप्लेन करेंगे। पढ़ाई नहीं कर रहा। अब जरा बता, अब तूने कार्बोहाइड्रेट सारी खत्म कर दी, तूने फैट सारी खत्म कर दी, अब कहां से मिलेगी एनर्जी? अब कहां से मिलेगी? कुछ है बचा हुआ है? कौन बचा हुआ है? जिसने संरचना बनाई थी। भाई साहब, इसका काम था संरचना बनाना, लेकिन जब एनर्जी नहीं होगी तो संरचना का क्या अचार डालेंगे? नहीं ना। तो फिर उस कंडीशन में हमें किसको यूज में लेना पड़ेगा? प्रोटीन को यूज में लेना पड़ेगा। तो थर्ड कंडीशन में हम किसको यूज में लेंगे? प्रोटीन को यूज में लेंगे। क्या बनाने के लिए? एटीपी बनाने के लिए। डन। इतनी सी बात समझ में आ गई? अगर आपको इतनी सी बातें समझ में आ गई हैं दोस्त, तो क्या एनर्जी को हम किलो कैलोरी के रूप में लिख सकते हैं? तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। किससे? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम फैट से लगभग 9 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 किलो कैलोरी। अब आप मुझे बताइएगा, यहां पर क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। इतनी सी बातें सुनने के बाद में प्रभु आप हमको ये बता दीजिएगा, अभिकारक नाम सुना है ना केमिस्ट्री में? हाँ सर। क्या होता है अभिकारक? जो उत्पाद में बदलता है। क्या ये अभिकारक है? क्या ये अभिकारक है? क्या ये उत्पाद है? एनर्जी। हाँ सर। तो जरा सोच, मैंने एक वर्ड बोला बहुत सीधा सा, दूसरा बिंदु कार्बोहाइड्रेट्स में ये प्रथम श्वसनीय अभिकारक होते हैं। यानी श्वसन प्रक्रिया में जो सबसे पहले अभिकारक यूज में लिया जाता है हमारी बॉडी में, वो कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा कौन होता है? फैट। तीसरा कौन सा होता है? प्रोटीन। तो प्रथम श्वसनीय अभिकारक ये होते हैं, द्वितीय ये होते हैं, प्रोटीन तृतीय होते हैं। अब आपके दिमाग में कितने बच्चों के हाँ भाई 38 होते हैं मेरे भाई, हाँ ठीक है। अब आप में से कितने बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न ये बन रहा होगा कि सर हमको चाहिए एनर्जी। मैंने कहा हाँ सर, इससे जितनी एनर्जी मिल रही है उतनी तो फिर प्रोटीन से मिल रही है, तो पहले प्रोटीन को तोड़ देते हैं ना। नहीं सर, इन दोनों को बाद में तोड़ेंगे, पहले इसको तोड़ते हैं ना सर, इससे तो दुगनी एनर्जी मिल रही है, फैट से तो दुगनी एनर्जी मिल रही है, तो पहले हमारे अंदर फैट को काहे नहीं तोड़ते? पहले हम इसको क्यों तोड़ रहे हैं, फिर इसको क्यों तोड़ रहे हैं, फिर इसको क्यों तोड़ रहे हैं? जब एनर्जी ही चाहिए, ऊर्जा ही चाहिए और सबसे ज्यादा इससे मिल रही है, तो पहले इसको तोड़ो ना सर, बाद में इन दोनों को तोड़ लेना, पहले इसको क्यों तोड़ा? सीधा सा आंसर। भाई साहब, जब हम इसको तोड़ते हैं तो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्त? अपशिष्ट पदार्थ। क्या? अपशिष्ट पदार्थ।
एक्सक्रीटरी मटेरियल अपशिष्ट पदार्थ। यहां पर तोड़ने पर जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इनको तोड़ने पर जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है वो है कीटोन काय, कीटोन बॉडीज। इनको तोड़ने पर जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है वो बनता है अमोनिया। अब आपसे मैं एक सीधा सा प्रश्न पूछता हूं, ये 3 मेजर अपशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा हानिकारक ये है, सबसे ज्यादा हानिकारक ये है, उससे कम हानिकारक ये है, उससे कम हानिकारक ये है। अब आप मुझे बताइए, आप अपने शरीर में सबसे पहले किसको तोड़ना चाहेंगे, जिससे सबसे ज्यादा हानिकारक चीज बने या जिससे सबसे कम हानिकारक बने? सर सबसे कम हानिकारक बने उसको सबसे पहले तोड़ेंगे। तो सबसे पहले किसको तोड़ेंगे दोस्त? कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेंगे। आई होप आपको ये चीज सारी की सारी क्लियर हो गई होगी और साथ साथ आपको ये 2 बिंदु समझ में आ गए होंगे कार्बोहाइड्रेट्स में कि कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहले हमारी बॉडी में यूटिलाइज होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है जी। कौन सी प्रक्रिया में? श्वसन प्रक्रिया में। श्वसन प्रक्रिया में सबसे पहले इनको यूटिलाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको भी कर सकते हैं, लेकिन इनको पहले क्यों करते हैं? क्योंकि इनसे जो अपशिष्ट पदार्थ, जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो कम हानिकारक है, इनसे जो बनते हैं वो ज्यादा हानिकारक है। अगर ये नहीं होएगा तो फिर तोड़ा जाएगा फैट को, ये नहीं होएगा तो फिर तोड़ा जाएगा किसको? प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड के रूप में मानव शरीर में क्या संचित होता है? ग्लाइकोजन मेरे भाई, हमारे लीवर में स्टोर होता है बेटा। आएगा, ये भी आएगा। सुयश का ही एग्जाम्पल दूंगा। चलो अब सुयश का नहीं लेंगे यार, सुयश बेचारा नाराज हो जाएगा। चलो सुयश अब आपका एग्जाम्पल नहीं लेंगे। कोई ऐसा बच्चा अपना नाम बता दीजिएगा जिसका एग्जाम्पल ले लें और फिर वो कंप्लेन ना करे। हमें ना कंप्लेन से बहुत डर लगता है। कोई ऐसा बच्चा? सर आपकी क्लासेस 7:30 बजे से कब होंगी? मंडे से हो जाएंगी। मंडे से मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लासेस जो होंगी शाम को होंगी 7:30 बजे से, और फिर देखिए उसको लगाएंगे अपन अपनी क्लास को 7:30 बजे से फिर 9:30 बजे तक, 10 बजे तक। ठीक है? ठीक है, ओके जी। मैं अपने आप चूज कर लूंगा मेरे को जिसका नाम बढ़िया लगेगा। वैसे मेरे को अच्छा नाम बॉबी कुमार का अच्छा लग रहा है, थोड़ा अलग हटके नाम है ना, बॉबी कुमार। चलो जी, आइए बढ़े आगे। हाँ जी। सो यहां तक की बात, आशा करते हैं आपको ये दोनों बिंदु समझ में आ गए होंगे। अब तीसरे बिंदु पर पढ़ते हैं। सॉरी, ये हमारा दूसरा बिंदु ये नहीं था, दूसरा बिंदु ये था। अब बढ़ते हैं तीसरे बिंदु पर। बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं कार्बन के हाइड्रेट्स। इन्हें कार्बन के हाइड्रेट बोला जाता है। क्या बोला हमने? इन्हें ना बेटा कार्बन के हाइड्रेट बोला जाता है। ये कार्बन और इसके ये हाइड्रेट, यानी कुल मिलाकर कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इन 3 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। चौथा बिंदु, ये जो हाइड्रोकार्बन ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, इनमें पर्टिकुलरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा याद रखना कितना होता है? 2:1। क्या सर? ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है। मतलब क्या मतलब है? इनका बेसिकली सूत्र होता है H2NON, CnH2NON। मतलब N मतलब संख्या। जैसे एक सिंपल सी बात बोलूं, आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला सुना क्या? C6O6H12। यानी ऑक्सीजन जितनी होएगी उसकी दुगनी कौन होएगी? हाइड्रोजन होएगी। सिंपल। और जितनी ऑक्सीजन है उतनी क्या है? कार्बन है। जितनी ऑक्सीजन उतनी कार्बन, दुगनी हाइड्रोजन। सिंपल सा। CnH2NON, N क्या है? संख्या है।
डन। तो याद रखना, इन्हें कार्बन के हाइड्रेट्स बोला जाता है, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात दुगना 2:1 होता है। लेकिन क्या सर ये हमेशा 2:1 मिलेगा? क्या हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स में जितना हाइड्रोजन है उसका आधा ऑक्सीजन, या जितना ऑक्सीजन है उसकी दुगनी हाइड्रोजन हमेशा मिलेगी? नहीं, अपवाद। कौन से बिंदु का? ये चौथे बिंदु का, ये जो चौथा बिंदु था, इस चौथे बिंदु का क्या देख रहे हैं हम? अपवाद देख रहे हैं। किसका? इस चौथे बिंदु का अपवाद देख रहे हैं। क्या आप में से सभी ने ये डीएनए नाम सुना है? हाँ सर, डीएनए सुना है, सुना है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। इस डीएनए के अंदर एक शर्करा पाई जाती है, इस डीएनए के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, और उस कार्बोहाइड्रेट का नाम होता है डीऑक्सीराइबोज। कौन होती है? डीऑक्सीराइबोज। क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट मिलती है, और इसका सूत्र याद रखना है C5H10O। बताइए O क्या आएगा? बस 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 बस, यहां पर फोकस कर बेटा, फोकस करो रेशम, यहां पर फोकस करो। हाँ जी, डीऑक्सीराइबोज, इसका फॉर्मूला क्या होगा? C5H10O क्या होएगा? O क्या होएगा? 5 होगा ना? नहीं, O होता है 4। भैया आप अपवाद देख रहे हो, हैं? थोड़ा तो दिमाग लगा। अगर तू अपवाद देख रहा है, इट मीन्स ये नहीं मिलेगी, ये चीज नहीं मिलेगी। यानी जितना कार्बन या मैं बोलूंगा जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं है। देख यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देख, दुगना है भाई। 4 का दुगना तो 8 होता है, यहां तो 10 है। तो ये कुछ अपवाद याद रखने हैं, तो याद रखना डीऑक्सीराइबोज एक अपवाद है। ऐसी एक और कार्बोहाइड्रेट होती है रेमनो, C6H12O5 होता है। अभी सिर्फ डीऑक्सीराइबोज याद रखना, जिस अपवाद स्वरूप जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो 2:1 नहीं होता। यस, रेमनोज भी होता है। ठीक है जी। सो ये चीज यहां तक की बिंदु, मेरे ख्याल से यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। चलें आगे। कितने बिंदु हो चुके बेटा जी हमारे? 4। 5वां बिंदु, आखिर ये कार्बोहाइड्रेट वर्ड जो होता है, ये कार्बोहाइड्रेट वर्ड आया कहां से? ये कार्बोहाइड्रेट वर्ड जो है एक वर्ड से आया गया जिसको हम बोलते हैं सैकेराइड्स। क्या? कार्बोहाइड्रेट मीन्स सैकेराइड। सर ये सैकेराइड क्या होता है? सैकेराइड मीन्स शर्करा। सर शर्करा क्या होती है? शर्करा वो जो मीठी होती है और जल में घुलनशील होती है। क्या? सैकेराइड का मतलब क्या होती है? वो केमिकल, वो रसायन जो मीठे होते हैं और जल में घुल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं शर्करा। और उन शर्करा से वर्ड आया है क्या? सैकेराइड। और सैकेराइड्स होते हैं कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऐसे याद कर, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? सैकेराइड्स। लिख ले, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट सैकेराइड्स होते हैं, कॉमा करके। सैकेराइड मीन्स शर्करा, शर्करा मीन्स जो मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलिए डन। अब मैं तेरे से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से सुनना। मैंने बोला ये एक सैकेराइड है, मैंने बोला ये एक सैकेराइड है और ये दोनों सैकेराइड आपस में जुड़ गए। मैंने बोला ये एक सैकेराइड, ये एक सैकेराइड, ये एक सैकेराइड, ये 3 आपस में जुड़ गए। ऐसे 4 आपस में जुड़ गए, ऐसे करते करते 10 आपस में जुड़ गए। मैंने बोला यहां पर ये 10 से ज्यादा आपस में जुड़ गए हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइएगा यहां पर इस सैकेराइड को, ये जो शर्करा जो आपको दिखाई दे रही है, ये शर्करा जो आपको दिखाई दे रही है, देख सैकेराइड मींस शर्करा। इधर फोकस कर, कमेंट सेक्शन पर अगर हाथों पर फोकस करेगा चीज समझ में नहीं आएगी। ऋतिक, इंशा, यहां पर फोकस कर ले बेटा। मैंने बोला सैकेराइड मींस शर्करा। ये एक शर्करा है, मीठी है, जल में घुल जाती है। कितनी दिखाई दे रही है? 1। डन।
इसको मैं क्या नाम दूंगा? ये एक सेकेराइड है, एक सेकेराइड है, ये एक सेकेराइड है। सर हाइड्रेट का क्या कहा? हाइड्रेट, अरे हाइड्रेट मींस जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। डन। ये तो कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग हो गया कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हो। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेकेराइड्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सेकेराइड्स? क्योंकि वो शर्करा है। शर्करा का मतलब जो जल में घुलनशील हो और मीठे हो। डन, क्लियर। एक तो उसका मीनिंग है कि वाई वी कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट एज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों बोला? क्योंकि वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम सेकेराइड क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो शर्कराएं हैं जो जल में घुल सकती है और मीठी हैं। अब मैंने बोला ये सेकेराइड तेरे को कितनी दिखाई दे रही? तूने बोला एक। क्या मैं इसको मोनोसेकेराइड बोल सकता हूं? सोच, क्या मैं इसको मोनोसेकेराइड बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? हां सर, बोल सकते हो। अब आप मुझे बताइए, यहां पर दो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ गई। हां सर। इसको मैं डाइसेकेराइड बोल सकता हूं। हां सर। तीन आपस में जुड़ गई, ट्राइसेकेराइड बोल सकता हूं। चार आपस में, जगह नहीं है, चार आपस में जुड़ गई, टेट्रासेकेराइड बोल सकता हूं। पांच आपस में जुड़ जाए, पेंटासेकेराइड। छह आपस में जुड़ जाए, हेक्सासेकेराइड। सात आपस में जुड़ जाए, हेप्टासेकेराइड। आठ आपस में जुड़ जाए, ऑक्टासेकेराइड। नौ आपस में जुड़ जाए, नियोसेकेराइड। 10 आपस में जुड़ जाए, डेकासेकेराइड। केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना दोस्तों ने, है ना? तो आपने 2 से लेकर 10 तक को आपस में जोड़ दिया। अब ये जो डाइसेकेराइड होती हैं, ट्राइसेकेराइड होती हैं, टेट्रासेकेराइड होती है, पेंटासेकेराइड होती है, हेक्सासेकेराइड होती है, हेप्टासेकेराइड होती है, ऑक्टासेकेराइड होती है, नियोसेकेराइड होती है, डेकासेकेराइड होती है, ये 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड को जब आपस में जोड़ देते हैं तो इनका जो समूह जो होता है ना, इनका जो ग्रुप जो होता है, इनका समूह जो होता है, उसको हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। जो बच्चे यहां पर कमेंट कर रहे थे, मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। आप करते रहो कमेंट, फिर पूछोगे क्या सर समझ नहीं आया। मोनोसेकेराइड मींस एकल सेकेराइड, एकल शर्करा। डाइसेकेराइड 2 मोनोसेकेराइड को जोड़ दिया, ट्राइसेकेराइड 3 को जोड़ दिया, 4 को जोड़ दिया, 5 को जोड़ दिया, 6 को जोड़ दिया, 7 को जोड़ दिया, 8 को जोड़ दिया, 9 को जोड़ दिया, 10 को जोड़ दिया। तो 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड को जब हम जोड़ देते हैं तो वो जो शर्कराएं बनती हैं उन सभी को हम नाम देते हैं ओलिगोसेकेराइड। यानी ओलिगोसेकेराइड एक समूह का नाम है जिसके अंतर्गत क्या आती हैं? डाइसेकेराइड आती है, ट्राइसेकेराइड आती है, टेट्रासेकेराइड आती है, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नियो, डेका, ये सारी आती है। अब आप बोलेंगे सर 10 से ज्यादा? 10 से ज्यादा कितनी ज्यादा? 10 से 100, 1000, 10,000, 1 लाख, कितनी? अनलिमिटेड, जितना भी है। कुल मिलाकर 10 से ज्यादा जो होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड। तो कुल मिलाकर हमने कार्बोहाइड्रेट का क्या कर दिया दोस्त? वर्गीकरण कर दिया। यह था हमारा छठा बिंदु। छठा बिंदु कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट्स को हम वर्गीकृत करते हैं 3 भागों में। कौन कौन सा मेरे भाई? समझ तो गए होंगे। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। हाँ, आई नो टाइम हो गया, ग्लाइकोसाइडिक बंद होते हैं, वो डिटेल में पढ़ेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट लेक्चर में यही तो पढ़ना है बस। कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड पढ़ने हैं, ओलिगोसेकेराइड्स में हम बेसिकली डाइसेकेराइड देखेंगे, पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल देखेंगे, खत्म। ये हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। इतना सही होएगा, ठीक है? हाँ जी, चलो तो टाइम हो गया है। रोटी के कितने अणु होते हैं? बेटा 9th कक्षा से बाहर आओ। आप कौन सी कक्षा में हो आपको पता होना चाहिए। रोटी में कितने? आज बेटा मैं जाऊंगा, रोटी को खोलूंगा, रोटी के अंदर कण गिनूंगा, 1 2 3 4, बाबा जी की जय जयकार। आज मैं रोटी के अणु गिनूंगा, क्या रोटी के कण गिनूंगा बेटा आज मैं। जय हो।
सर इतना जल्दी टाइम हो गया? यस बेटा, इतना जल्दी हो गया। डीएनए में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, फॉस्फेट के कारण होता है। हाँ जी, हाँ, जनन स्वास्थ्य हो गया, मैं आज डलवा दूंगा उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। अभी सर कल क्लास होगी? देखो कल बायो की क्लास तो नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब फिजिक्स की होएगी कि केमिस्ट्री की होएगी वो आपको अभी क्लास में टीचर आपको बता देंगे कि कल आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास अगर होएगी तो वो आपको क्लास में टीचर बता देंगे। कल बायो की क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट वीक से आपकी 6 डेज क्लास रहेंगी, 6 डेज। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक से 6 डेज क्लास रहेंगी। और मैं एडवांस में आपको इतनी सी बात बता देता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी मंडे को बायो की क्लास जो होएगी वो होएगी आपकी शाम को 7:30 बजे, है ना, और 7:30 बजे होएगी और फिर वो हम लंबी क्लास लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, टाइम बढ़ाना है, ऑब्वियसली बात है, बिना टाइम बढ़ाए तो कैसे होएगा? 1.5 घंटे में थोड़ा ना कुछ हो पाएगा, तो टाइम तो बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम 2-2.5 घंटे की तो क्लास होनी चाहिए, है ना। सो आपकी, इसीलिए मैंने 7:30 से 9:30-10 बजे तक आपकी क्लासेस रखी हैं मंडे से। ठीक सर, मैसेज बहुत आ रहे हैं, ये मैंने अभी देखा यार, कई बच्चों है ना बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे पास मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे। हाँ, मैं डलवा दूंगा। आरंभ फर्स्ट में जो डाली थी जनरल स्वास्थ्य की, आरंभ 2 में भी डलवा दूंगा, अभी डलवा दूंगा। सर जी ये पाठ अच्छा नहीं है, आप तो मानव जनन पढ़ा दो। ये हरिओम पाटीदार को ना आज वो सर कह रहे थे, वो शुभम सर, इसको ब्लॉक करना है। फिजिक्स में तो शायद ये आज ब्लॉक हो जाएगा, मेरे बायो में से भी ब्लॉक कर दीजिएगा इसको, है ना, बोल देना इसको। चलो जी, मिलते हैं बेटा जी अब मंडे को इवनिंग में। बाय बाय, टेक केयर।